हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुटर्जीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी आगामी कुछ-कुछ भर्तियाँ हैं और इन भर्तियों में साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को ले लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड में अगर हम देखते हैं तो 30 क्वेश्चन आएँगे जिसमें से 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आएँगे। सॉरी मैथ और साइंस दोनों मिला के आएँगे। मैथ और साइंस मिला के 30 क्वेश्चन मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आप मैथ और साइंस केवल 2 सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, तो आप आराम से ये 30 में 25 मतलब आप 25 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। साइंस का अच्छा खासा वेटेज है और अगर हम साइंस में भी बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं मतलब लगभग 50% जो प्लस क्वेश्चन पूछाते हैं, वो हमेशा बायो से बनते हैं। आप 2024 वाला एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए, बायो से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आपको साइंस को डिटेल में कवर करना पड़ेगा, ठीक है? व्यापम आज देख रहे हैं आजकल व्यापम जो पहले जो क्वेश्चन पूछता था, उससे अपना ट्रेंड थोड़ा-सा अलग कर दिया है। वो सीक्वेंस में जमाने के लिए बोल देगा, आखिर कैसे-कैसे इसके जो क्रम है, क्रम को दे देगा, फिर मैच द कॉलम दे देगा, क्वेश्चन बड़े देता है, क्वेश्चन ईज़ी देता है, क्वेश्चन बड़े देता है। आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से ही करके रखनी है और आपको थोड़ा-सा डिटेल नॉलेज भी होना चाहिए। आप वन लाइनर में अब आप नहीं पढ़ सकते, आपको थोड़ा-सा नॉलेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है? व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो साइंस में आता है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? ये तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। साथ में देखिए अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे अभी पुलिस का फिजिकल और रिटन दिलाए हैं और आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप फॉरेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और अगर मान लीजिए नहीं बन रहे, तो अभी आपके पास मौका होगा फॉरेस्ट का। इसके अलावा सीएएफ की भर्ती आने वाली है और सीएएफ की भर्ती में भी देखेंगे साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहेगा ही रहेगा। आप इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरे होंगे। उसमें देखेंगे तो साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज आता है। मतलब साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। लगभग आपके 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे ही रहेंगे। मतलब उसमें आपको साइंस का अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। तो साइंस आपको करना ही पड़ेगा किसमें? तो रेलवे ग्रुप डी में। इसके अलावा अगर आप अग्निशमन की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको साइंस करना पड़ेगा। मतलब आपके पास मौके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको साइंस बिना अच्छा किए आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा स्कोर आ पाएगा। इसलिए आपको साइंस को डिटेल में कवर करना पड़ेगा। ठीक है? फॉरेस्ट के लिए आप देखेंगे लगभग 15 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं। तो आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है? देखिए, जो व्यापम का ट्रेंड है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम हमेशा क्वेश्चन पेपर बनाते आए हैं। अब इसी कड़ी में हम यहाँ पे जैसे अभी व्यापम का ट्रेंड चल रहा है, जैसे क्वेश्चन वो पूछता है, वैसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। किससे? तो जीव विज्ञान की शाखाओं और पाचन तंत्र से संबंधित। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आजकल व्यापम पूछ रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। ठीक है? तो इसमें आपको देखना है कि आखिर आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। देखिए ये 2 टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ये हो गया, सेकंड टॉपिक ये हो गया। चलिए देखिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। गल सूखा जिसे हम मम्स बोलते हैं, क्या मम्स बोलते हैं? तो मम्स में पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सोवायरस के कारण होता है। जो गलसूखा रोग होता है, वो पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण से होता है। ये कथन है। कारण देखिए, गल सूखा होने पर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे मधुमेह का खतरा बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन व्यापम पूछ रहा है, कोई भी एग्जाम हो आजकल ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए गल सूखा आप बोलेंगे मम्प्स जो रोग होता है जो यहाँ पे रहता है ना, ऐसे गाल बड़ा हो जाता है, ऐसे फूल जाता है। तो गल सूखा रोग जो होता है जिसे मम्प्स बोलते हैं, ये पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। गल सूखा होने पर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। गल सूखा से नहीं होता, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज क्या करता है? तो इंसुलिन वहां से स्रावित होता है। अगर पैंक्रियाज कम इंसुलिन बनाएगा तो फिर मधुमेह होता है। तो ये गलत हो जाएगा।
कथन सही है, कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अग्न्याशय की अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन मधुमेह के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय के अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन मधुमेह के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। फिर उसके बाद देखिए कारण क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि का आग्नेयाशयी रस वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अगर आपको अच्छे से नॉलेज रहेगा तभी आप इसको बना पाएंगे। देखिए, जो हमारा पैंक्रियाज रहता है, पैंक्रियाज क्या करते हैं, तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों को क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक है। तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन मधुमेह के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में अग्न्याशयी रस निकलता है जिसे हम जठर रस भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ जो अग्न्याशयी रस निकलता है, अग्न्याशयी रस में वसा प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल। जो अग्न्याशयी रस निकलता है उससे वसा भी पचता है, प्रोटीन भी पचता है, कार्बोहाइड्रेट सब चीजें पचती है। ये भी सही जवाब हो जाएगा। दोनों सही है। तो क्या देखिए, क्या कथन, ये जो यहाँ कारण है, कथन की सही व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? दोनों सही तो है। तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात कर रहा है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में बात कर रहा है। क्या दोनों एक दूसरे की, आप यहाँ पे क्यों की क्वेश्चन करिए। देखिए, आप पहले कथन पढ़िए। कथन पढ़ेंगे, अग्न्याशय के अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन मधुमेह के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि का अग्न्याशयी रस वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, इसका उत्तर मिल ही नहीं रहा। देखिए, ये अंतःस्रावी, ये बाह्यस्रावी की बात कर रहा है, उत्तर इसका नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे दोनों सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्ध के, जो बूढ़े लोग हैं उनसे संबंधित रहता है जेरोंटोलॉजी। अरे गायनिकोलॉजी पूछेगा तो आप क्या बताओगे? क्या गायनिकोलॉजी पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बताओ। गायनिकोलॉजी स्त्री रोग, क्या स्त्री रोग से संबंधित होता है या फिर प्रसव के टाइम पे जो स्त्रियों को प्रॉब्लम होते हैं उससे संबंधित, मतलब आप बोल सकते हैं स्त्री रोग से संबंधित। और मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि एपी कल्चर में हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? एपी कल्चर में, एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो आप बोलेंगे मधुमक्खी पालन का। किसका? मधुमक्खी का। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, साइटोलॉजी में बताइए किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का। किसका? कोशिका का। अब बताइए सर्पेटोलॉजी, क्या? सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सर्प का अध्ययन करते हैं, सर्प के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है हर्पेंटोलॉजी का, हर्पेंटोलॉजी का, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको याद रखना है जो उभयचर आते हैं, उभयचर और सरीसृप, ये दोनों वर्ग का अध्ययन करते हैं। उभयचर और सरीसृप ये दोनों का अध्ययन करते हैं हर्पेंटोलॉजी में। ठीक है, ऐसे आपको अध्ययन के बारे में याद रखना है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। कभी भी अगर आर्थोलॉजी, क्या ऑर्थोलॉजी या फिर ऑस्टियो दिख जाएगा, मतलब ये हड्डी से संबंधित रहता है, तो आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। किसकी जरूरत पड़ती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बस एक अपडेट इसमें से आपको ये देना है, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड और अग्निशमन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे निश्चय बैच से आप जुड़ सकते हैं। आप edu36 आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, किसमें? तो गूगल प्ले स्टोर में।
इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है कोई तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। जैसे एक दूध के दांत रहते हैं तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो होते हैं वो एक बार ही रहते हैं, एक बार। या फिर आप स्थायी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्थायी बोल सकते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। जो हमारा पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुख से शुरू हो जाता है और स्टार्च का पाचन कौन? तो लार करता है। तो इसके बाद देखिए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? जो लीवर रहता है, लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? कारण देखिए, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। जो लीवर है, 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, बताइए? देखिए, यहाँ जो मानव शरीर में लीवर रहता है, लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। लीवर जो है क्या? लीवर ये वसा पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? वसा पाचन में, जिसे हम फैट बोलते हैं या वसा बोलते हैं। वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, ठीक है? लेकिन आपको याद रखना है यकृत जो हमारा लीवर होता है वो 2 महत्वपूर्ण एंजाइम उत्पन्न करता है। अरे गलत बोल रहा है ये। लीवर कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। कथन सही, कारण गलत। ऑप्शन सी राइट आंसर। एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरिया है या फिर बायो उत्प्रेरक है या फिर वायरस है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बायो उत्प्रेरक है, ठीक है? और जो किससे बना होता है एंजाइम वो भी आपको याद रखना है। मुख्य रूप से ये प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से निर्मित होता है। एंजाइम क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो हम कुछ खाना खाते हैं मान लीजिए तो उसे पचाने में हेल्प करता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं, बायो उत्प्रेरक है, ठीक है? आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लीवर का कार्य क्या है किसकी उत्पत्ति करना? बताइए। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया। बाह्य कोशिकी पाचन का उदाहरण कौन सा है? देखिए ये सब चीजें हमने कराई है आपको। बताइए। बाह्य कोशिकी मतलब कोशिका के बाहर किसका पाचन होता है? कोशिका के बाहर कौन पाचन करता है? कौन? मानव। बाकी जो तीनों चीजें हैं वो अंतः कोशिकीय पाचन है, तो कोशिका के अंदर ही इनका पाचन होता है। फिर देखिए कथन या दावा। कथन बोलिए या दावा बोलिए। कथन क्या है? छोटी आंत में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों पर विली या माइक्रोविली उपस्थित होते हैं जो सतह बढ़ाते हैं। बताइए। आपको पता होना चाहिए। यही है, अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप इसको बना पाएँगे, वरना बोलेंगे ये क्या दे दिया है। छोटी आंत में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। छोटी आंत की दीवारों पर विली या माइक्रोविली उपस्थित होते हैं जो सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। छोटी आंत से ही तो अवशोषण चालू होता है, ठीक है? तो ये जहाँ पे क्या रहते हैं? विली रहते हैं, जिसे हम विली और माइक्रोविली बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर, ठीक है? सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। उपस्थित होते हैं, वहीं से अवशोषण शुरू होता है। अब देखिए दोनों सही है, क्या इसकी व्याख्या हो रही है? छोटी आंत में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है क्योंकि छोटी आंत की दीवारों पर विली और माइक्रोविली उपस्थित होते हैं जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन किया तो इसका आपको आंसर मिल गया। इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही और आर ए की आर सही व्याख्या करता है, ये भी सही हो जाएगा।
फिर देखिए सही युग्म मिलाना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके अभी कौन से पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा होम गार्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। हम आपको बस ये समझाएँगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, एक नॉलेज बस एक चीज़ बस चाहिए। एक चीज़ और 2 चीज़, अगर मान लीजिए 1 से 2 चीज़ अगर आपको पता है, सारी चीज़ें नहीं पता है, तो भी आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे? पित्त-रस क्या करता है? बोलेंगे पित्त-रस जो है वो वसा को पचाने में हेल्प करता है। वसा का इमल्सिफिकेशन करता है या फिर वसा को फैटी अम्ल में तोड़ता है। दोनों में से कोई हो सकता है अगर हमें पित्त के बारे बस में पता है। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक जो रहता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। अब आगे कहाँ करें? लाइपेज को देखिए, लाइपेज के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, इसको छोड़िए। लार ग्रंथियाँ, आप बोलेंगे लार ग्रंथियों को तो पता था। लार ग्रंथियाँ ही तो हमारे जो अभी अभी मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है? 2 से 3 मिनट पहले। लार ग्रंथियाँ क्या करती है? तो भोजन को पचाने के लिए पहले क्या करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है। सबसे जो प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया वो लार से शुरू होती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 4 का क्या आएगा? बी आएगा। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या पचता है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? अगर आपको एनर्जी जो मिलती है, आप कभी कुछ मीठा खा लेना, ठीक है? तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट। अगर आप आलू खाएँगे, जब जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको तुरंत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या खाएँगे आप? आलू खाएँगे, ग्लूकोज़ पीते होंगे, मीठी चीज़ें खाएँगे तो आपको तुरंत एनर्जी दे देता है वो, ठीक है? तो तुरंत एनर्जी के लिए हम ये करते हैं। लेकिन अगर देखिए उसके बाद जो होता है वो फिर क्या पचता है? तो उसके बाद प्रोटीन पचता है और प्रोटीन के बाद में जो पचता है उसे हम बोलते हैं वसा। वसा सबसे लेट में पचता है। ऑयली खाते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि ऑयली मत खाया करो, मोटा हो जाओगे। अरे भाई उसमें इतनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इसमें होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में होती है, लेकिन ये पच नहीं पाता, ठीक है? पच नहीं पाएगा तो मोटे हो जाओगे ऐसे। ठीक है? तो देखिए सबसे कम तो बोलेंगे सबसे कम टाइम में कौन पचता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है? ये हो जाएगा 4 का बी आएगा, 4 का बी आएगा। अब देख लो अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, तो बस अगर आपको इतना बस पता रहता कि लार ग्रंथि जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करती है, ये बस 4 का बी बस पता रहता, तो मैं इसको टिक कर देता। एक सबसे ईज़ी वाला, इसको तो देखिए सबसे ईज़ी है। लार ग्रंथि का पाचन कौन करता है भाई? यही लार ग्रंथियाँ जो करती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं, यहीं से आप इसको बना ले गए। ठीक है? बाकी अगर आपको पता रहता है पित्त रस क्या करता है, तो ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब वसा को बचाने में हेल्प करता है। ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? तो ये प्रोटीन के पाचन हेतु अम्ल अम्ल वातावरण बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है बताइए? आमाशय से निकलता है। कहाँ से? आमाशय से निकलता है। अरे भाई साहब आमाशय में कौन-सी ग्रंथि, आमाशय से कौन-सा रस निकलता है? बोलेंगे जठर रस निकलता है। कौन-सा? जठर रस। जठर रस में कौन-कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? देखिए पहली बात तो पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। उसके बाद रेनिन पाया जाता है और रेनिन के अलावा एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल क्या करता है? तो जीवाणु को नष्ट करता है और एक वातावरण तैयार करता है। आपको अगर हाइड्रोक्लोरिक का पता रहता है यहाँ की प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन की पाचन यहीं से शुरू हो जाता है, कहाँ से? आमाशय में शुरू हो जाता है और आमाशय में ही हमारा जो खाना रहता है वो 4 से 5 घंटे रहता है, ठीक है? आप इसको ऐसे बना सकते थे। भोजन के पाचन का सही क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है? पेट में प्रोटीन का पाचन, मुख में कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन और उसके बाद ही यहाँ पे आपको क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में, और ऐसे क्वेश्चन आजकल हम बहुत पूछ रहे हैं। इसको बनाइए। प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का इमल्सिफिकेशन, छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण। अगर आप थोड़ा-सा दिमाग बस लगा ले जाएँगे, मैंने अभी आपको बता दिया कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, फर्स्ट, फिर उसके बाद प्रोटीन पचता है, सेकंड, फिर वसा पचता है, थर्ड, फिर उसके बाद जब सब चीज़ें पचेगी तभी तो हमारा बॉडी अब्ज़ॉर्ब करेगा और छोटी आंत में होता है, ये फोर्थ कर दो। देखिए, सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फिर थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन गुजरने का क्रम क्या-क्या है? कहाँ-कहाँ से जो हमारा भोजन है वो गुजरता है? देखिए, इसको आपको यहाँ पे सीक्वेंस में जमाना था। ग्रसनी, आमाशय, ग्रास नली, बड़ी आंत, मुख गुहा, छोटी आंत। बताइए।
देखिए सबसे पहले तो बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो मुख गुहा, ठीक है, फर्स्ट मतलब यहाँ पे ये वाला फर्स्ट आएगा, फिफ्थ वाला फर्स्ट में आएगा। फिर होती है ग्रसनी यहाँ, फिर ग्रासनली, ये देखिए ये थर्ड आएगा। फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा अमाशय में जाता है। उसके बाद में ये सिक्स्थ आएगा, यहाँ पे ये फिफ्थ आएगा, ये देखिए फिर सिक्स्थ आएगा। अब देखिए फिफ्थ सबसे पहले, उसके बाद देखिए ग्रसनी आएगा, फर्स्ट आएगा, उसके बाद थर्ड वाला आएगा, उसके बाद देखिए थर्ड के बाद यहाँ अमाशय, अमाशय सेकंड में है, उसके बाद इसको देखिए छोटी आंत को, उसके बाद एक सबसे लास्ट में क्या है तो बड़ी आंत है, चार है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत सारे मैच कर रहे थे, बस यही तीन बचे हुए थे, तो आपको इसके लिए नॉलेज जानना आना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए मनुष्य के या फिर मानव के पाचन तंत्र में वर्मी फॉर्म या फिर अपेंडिक्स जिसे हम बोलते हैं, वर्मी अपेंडिक्स का मुख्य महत्व क्या है। प्रोटीन पचाता है, फिर तरस बनाता है, इसका महत्व अवशेष अंग या फिर अवशेषी अंग के रूप में है, या फिर यह कार्बोहाइड्रेट पचाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक अवशेषी अंग है, ठीक है, ये एक अवशेषी अंग है। निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट या फिर स्टमक में सक्रिय होता है। पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर माल्टेज। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए पेप्सिन। बाकी आपको पता है क्या, इमालेसुला, 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 ये छोटी आंत में इरेप्सिन, माल्टी लैक्टेज और सुक्रेज और लाइपेज, ये जो है ये छोटी आंत में रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एमाइलेज है, कौन सा एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज ये लार में भी होता है, ठीक है, ये लार में टाइलिन और एमाइलेज ये लार में भी पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज ये लार में मिलते हैं। साथ में इसके अलावा लाइसोजाइम भी, क्या लाइसोजाइम भी किसमें मिलता है तो लार में मिलता है, लाइसोजाइम ये तीनों लार में मिलते हैं, किसमें, लार में, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ पे पांचों है ये आपको याद रखना है छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें हमने आपको समझाई है अच्छे से समझ में आई होंगी। आप पढ़ते रहिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए हमारा पास्ट क्या हुआ क्या चीजें हुई, बस आप चलते जाइए, रुकेंगे कहीं ना कहीं देखिए जिंदगी जो जैसी हमारी चल रही है वैसे ही आप भी चलते जाइए, सोचिए। धन्यवाद।